जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं उदय भारती। हमारे जो यूट्यूब चैनल है भारतीय एकेडमी भी, ठीक। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है दोस्तों राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट। तो दोस्तों आप सब जानते हैं कि प्रेसिडेंट का जो पद होता है वो सर्वोच्च होता है, ठीक है। तो आज इसी टॉपिक पे हम जो है वीडियो को शूट कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे संविधान के किस भाग में इसका वर्णन किया गया है। तो दोस्तों संविधान के भाग 5 के अनुच्छेद 52 से 78 तक संघ की कार्यपालिका का वर्णन किया गया है। अब हम संघ की कार्यपालिका क्यों पढ़ रहे हैं, तो हम आगे जाके देखेंगे कि इसी जो संघ की कार्यपालिका है, इसी में राष्ट्रपति जो है उसका जो पद है निहित है, ठीक है। तो संविधान के भाग 5 के अनुच्छेद 52 से 78 तक संघ की कार्यपालिका का वर्णन है। अब दोस्तों यहाँ देखते हैं हम कार्यपालिका। तो कार्यपालिका के हम देख रहे हैं कि कौन कौन से भाग हैं। तो दोस्तों राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद और महान्यायवादी, ठीक है। अभी हम जस्ट पढ़े कि अनुच्छेद 52 से 78 तक संघ की कार्यपालिका का वर्णन है, ठीक है। तो कार्यपालिका आ गया तो उसमें राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद और महान्यायवादी का वर्णन है। अब हम देखते हैं राष्ट्रपति, हमारा टॉपिक यही है राष्ट्रपति। तो दोस्तों अनुच्छेद जो 52 है उसमें कहा गया है, वर्णन है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, ठीक है। आर्टिकल 52 में यह जो है लिखित है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, यानी एक पद होगा जिसमें राष्ट्रपति होगा, ठीक है। और अनुच्छेद 53 में कहा गया है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति जो है राष्ट्रपति में निहित होगी, ठीक है। 52 में क्या है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, ये वर्णन है। और 53 में कहा गया है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। बोला गया है राष्ट्रपति जो है, जैसा कि हम सब जानते हैं, राष्ट्रपति भारत का राज्य प्रमुख होता है, ठीक है। राष्ट्रपति जो है वो राज्य प्रमुख होता है, ठीक है। राष्ट्रपति भारत का राज्याध्यक्ष यानी कार्यकारी शक्ति होता है। राष्ट्रपति जो है भारत का राज्याध्यक्ष होता है, ठीक है। और दोस्तों संवैधानिक जो पद होता है उसमें जो सबसे सर्वोच्च पद होता है वो होता है राष्ट्रपति का, ठीक है। तो संवैधानिक पाठ्यक्रम जो है पदक्रम में राष्ट्रपति का पद जो है सर्वोच्च होता है, ठीक है। तो और दोस्तों जैसा कि हम सब जानते हैं कि जो है भारत का प्रथम नागरिक जो होता है वो राष्ट्रपति ही होते हैं। यहाँ तक हम देख लिए कि राष्ट्रपति के बारे में कि राष्ट्रपति होगा, कार्यकारी शक्ति जो है वो सब। उसके बाद राज्य का प्रमुख होता है, राज्याध्यक्ष होता है, और संवैधानिक पदक्रम में सबसे सर्वोच्च पद इनका है, और जो है भारत के प्रथम नागरिक जो है राष्ट्रपति होते हैं। अब हम देखते हैं कि इनका निर्वाचन, तो निर्वाचन जो है अनुच्छेद 54 में वर्णन है, ठीक है। तो दोस्तों निर्वाचन इनका कैसे होता है, तो इनका निर्वाचन जो है अप्रत्यक्ष रूप से होता है, यानी डायरेक्ट जनता वोट नहीं करती है, ठीक है। अप्रत्यक्ष रूप से जो है इनका निर्वाचन होता है। और दोस्तों राष्ट्रपति जो है केवल नाम मात्र का कार्यकारी प्रमुख होता है, वास्तविक जो कार्यकारी प्रमुख होता है वो प्रधानमंत्री होता है, ठीक है। दोस्तों इसको हम थोड़ा सा मिटाते हैं, उसके बाद हम देखते हैं कि इनका जो निर्वाचन की विधि है वो किस प्रकार की है, ठीक है। तो दोस्तों अब हम आ गए हैं अपने लैपटॉप के स्क्रीन पर। तो हम लोगों ने जो है निर्वाचन तक देख लिया था कि अनुच्छेद जो 54 है निर्वाचन, तो अप्रत्यक्ष रूप से जो है निर्वाचन मंडल द्वारा निर्वाचन जो इसका निर्वाचन होता है। और दोस्तों जनता जो है प्रत्यक्ष रूप से वोट नहीं करती है। और राज्य जो है राष्ट्रपति जो है दोस्तों केवल नाम मात्र का कार्यकारी प्रमुख होता है, वास्तविक जो कार्यकारी प्रमुख होते हैं वो प्रधानमंत्री होते हैं। अब हम देखते हैं निर्वाचन की विधि, ठीक है। तो निर्वाचन की विधि, तो निर्वाचन की विधि दोस्तों अनुच्छेद 55 में लिया गया है। तो निर्वाचन की विधि किस प्रकार की होती है, तो आनुपातिक प्रतिनिधित्व के अनुसार एकल संक्रमण मत और गुप्त मतदान के द्वारा, ठीक है। तो निर्वाचन की जो विधि है अनुच्छेद 55 आनुपातिक प्रतिनिधित्व के अनुसार एकल संक्रमणीय मत और गुप्त मतदान के द्वारा होता है। अब हम देखते हैं निर्वाचक मंडल। तो निर्वाचक मंडल देखेंगे कौन कौन वोट कर सकता है।
तो पहला, लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, ठीक है। तीसरा, राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। उसके बाद चौथा, दिल्ली प्लस पुडुचेरी। तो दिल्ली प्लस पुडुचेरी जो है, तो ये है दोस्तों केंद्र शासित प्रदेश। तो इसको 70वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा इसको जो है शामिल किया गया। तो दिल्ली प्लस पुडुचेरी के निर्वाचित सदस्य, ये जो है इसे मिलकर वोट करते हैं, ठीक है। तो तभी जो है राष्ट्रपति के चुनाव में इन लोग जो वोट करते हैं। और दोस्तों कौन वोट नहीं करते हैं, तो किसी भी सदन के मनोनीत सदस्य वोट नहीं करते हैं, ठीक है। तो किसी भी सदन के मनोनीत सदस्य जो है वोट नहीं करते हैं। अब हम देखते हैं आगे। तो एक विधायक के मत का क्या मूल्य होता है? तो एक विधायक के मत का मूल्य बराबर राज्य की कुल जनसंख्या। दोस्तों ये अलग अलग राज्य में जो है अलग अलग प्रकार से होता है, ठीक है। अलग अलग राज्य के लिए अलग अलग रूप से जो उसकी जनसंख्या के आधार पर निर्भर करता है। तो राज्य की कुल जनसंख्या बटा राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या गुना 1/100, ठीक है। तो एक विधायक के मत का मूल्य जो होता है वो होता है राज्य की कुल जनसंख्या बटा राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या गुना 1/100। अब हम देखते हैं संसद का। तो एक संसद सदस्य के मत का मूल्य बराबर सभी राज्यों के सभी विधायकों के मतों का कुल योग बटा संसद के निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या। दोस्तों एक संसद सदस्य के मत का मूल्य होता है सभी राज्यों के सभी विधायकों के मतों का कुल योग बटा संसद के निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या। अब हम देखते हैं आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों हम देखते हैं कि जब निर्वाचन होता है तो घोषित करने के लिए जो उनका जो क्या योग्य मतलब क्या जो है उसकी जो है वो देखते हैं। तो निर्वाचित घोषित होने के लिए एक उम्मीदवार को वोटों का एक निश्चित
कोटा हासिल करना होगा। ठीक है, तो निर्वाचित घोषित जो है, निर्वाचन जो मतलब घोषित करने के लिए जो है, होने के लिए, यानी आप योग्य हुए कि नहीं उसके लिए एक उम्मीदवार को जो है वोटों का एक निश्चित कोटा हासिल करना होगा। तो निर्वाचक मंडल कोटा बराबर डाले गए वैध मतों की कुल संख्या बटा 1/1 + 1 + 1। तो निर्वाचक मंडल का जो कोटा है वो है डाले गए वैध मतों की कुल संख्या बाय 1 + 1 और इधर +1। अब हम देखते हैं दोस्तों योग्यता। तो अगला हमारा वो है योग्यता। ठीक है, तो योग्यता क्या क्या हो सकता है, राष्ट्रपति के लिए क्या क्या दिया गया। तो दोस्तों पहला है कि भारत का नागरिक हो। दूसरा है 35 वर्ष की पूर्ण आयु। ठीक है, 35 वर्ष की पूर्ण आयु जो है हो गई हो। उसके बाद लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता होनी चाहिए। लाभ के पद पर न हो। दोस्तों अगला है किसी भी सदन का सदस्य न हो। अगर वह किसी भी सदन का सदस्य है तो दोस्तों उसको रिक्त माना जाएगा। ठीक है, तो राष्ट्रपति के जो यही योग्यता है, भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की पूर्ण आयु हो, लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता होनी चाहिए, लाभ के पद पर न हो और किसी भी सदन का सदस्य न हो। अब हम देखते हैं शपथ। तो शपथ कौन कौन दिला सकता है दोस्तों, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। तो सुप्रीम कोर्ट के जो है मुख्य न्यायाधीश जो है शपथ दिलाते हैं। और दोस्तों अगर ये अनुपस्थित रहे, यानी अगर शपथ के समय पर ये अगर यदि नहीं रहे, मुख्य न्यायाधीश ना रहे, तो दोस्तों सीनियर यानी उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जो जज हैं यानी वरिष्ठतम न्यायाधीश शपथ दिलाएंगे। मान लीजिए कि मुख्य न्यायाधीश अगर एब्सेंट हैं, नहीं है, तो उच्चतम न्यायालय के जो सीनियर जजेस हैं वो जो है शपथ दिलाएंगे। ठीक है, अब दोस्तों देखते हैं आगे। इनका जो कार्यकाल है वो है 5 वर्ष। तो कार्यकाल कितना है, 5 वर्ष। ये अपना त्याग पत्र किनको देंगे, तो उपराष्ट्रपति को अपना त्याग पत्र देंगे। ठीक है, दोस्तों इनका जो निर्वाचन है यानी पुनः निर्वाचन कितनी भी बार हो सकती है। ठीक है, तो इसका कोई फिक्स नहीं है दोस्तों कि एक ही बार या फिर 2 ही बार जो है मतलब राष्ट्रपति बन सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। और दोस्तों ये जो है कार्यकाल के पद पर तब तक रहेंगे जब तक कि
उनका उत्तराधिकारी कार्यभार ग्रहण न कर ले। यानी दोस्तों अगर यदि 5 वर्ष कंप्लीट हो गया है और दोस्तों जो इनका जो उत्तराधिकारी है यानी जो इनके जो नेक्स्ट हैं अगर जो है जो अब जिस ग्रहण एक्सेप्ट जो शपथ नहीं लेते हैं पद पर नहीं आते हैं तो तब तक ये जो है राष्ट्रपति बने रहेंगे। तो वही लिखा है कि कार्यकाल के पद तक जो है तब तक रहेंगे जब तक कि इनका उत्तराधिकारी जो है कार्यभार ग्रहण न कर ले। ठीक है, अब हम देखते हैं महाभियोग। तो महाभियोग है दोस्तों अनुच्छेद 61 में। तो महाभियोग कब कब लग सकता है? तो संविधान का अतिक्रमण हो, इनके द्वारा संविधान का अतिक्रमण किया गया हो तब। दोस्तों संविधान का अतिक्रमण का जो वर्ड जिसका जो डेफिनेशन है वो नहीं दिया गया है। ठीक है, उसको जो है लिखा नहीं गया है। तो महाभियोग के द्वारा जो है इनको हटाया जा सकता है। तो कैसे हटाएंगे देखते हैं। हम मान लीजिए हम लिख लिए कि महाभियोग, तो महाभियोग के द्वारा कैसे? तो संसद के दोनों सदन अपने कुल सदस्य संख्या के 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पास करके। तो संसद जो है अपने दोनों सदन के जो है अपने कुल सदस्य संख्या के 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पास करके इसको जो है महाभियोग द्वारा हटा सकते हैं। ठीक है, और दोस्तों इनमें जो है लोकसभा राज्यसभा के सभी सदस्य भाग लेते हैं। निर्वाचन में क्या है दोस्तों कि मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते थे, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। इसमें जो है टोटल यानी सभी जो है भाग ले सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक हो गया। अब हम देखते हैं राष्ट्रपति की शक्तियाँ। तो आगे बढ़ते हैं, यहाँ हम हेडिंग देते हैं राष्ट्रपति की, एक मिनट दोस्तों, इसको बढ़िया से लिखते हैं अच्छे से। राष्ट्रपति की शक्तियाँ, राष्ट्रपति की शक्तियाँ। तो पहला दोस्तों कार्यकारी, बार बार कैसे हो रहा है, एक मिनट दोस्तों। कार्यकारी शक्तियाँ डिस्प्ले में कुछ इसमें तो प्रॉब्लम नहीं है। कार्यकारी शक्तियाँ, विधायी शक्तियाँ, तीसरा हो गया न्यायिक शक्तियाँ, इसके बाद चौथा वित्तीय शक्तियाँ, इसके बाद कूटनीतिक शक्तियाँ, आपातकालीन शक्तियाँ और दोस्तों सैन्य शक्तियाँ। तो इतने प्रकार के जो है राष्ट्रपति की शक्तियाँ। तो हम एक एक करके इसमें देखेंगे।
सबसे पहले हम देखते हैं कार्यकारी शक्तियाँ। तो पहला कार्यकारी शक्तियाँ। तो दोस्तों सभी संवैधानिक पद को नियुक्त करते हैं। जितने भी संवैधानिक पद है दोस्तों सभी को नियुक्त करते हैं। ठीक है। देश के सभी कार्य राष्ट्रपति के नाम से होते हैं। जितने भी कार्य दोस्तों सभी जो है राष्ट्रपति के ही नाम से होते हैं और जितने भी संवैधानिक पद हैं उनको जो है नियुक्त यही करते हैं। तो कार्यकारी शक्तियाँ में यही हो गया। तो आज इतना ही देखता हूँ, बेसिक इतना ही है, उतना हम डीपली नहीं जाएंगे। ये हमारा तो हम ज़्यादा डीपली जाएंगे तो इसमें बहुत जो है लॉन्ग जो है वीडियो बन जाएगी और उतना जो है एग्जाम में आते भी नहीं है। ठीक है। जितना एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है उतना हम आपको बता रहे हैं। तो कार्यकारी शक्तियाँ हो गया। अब हम देखते हैं विधायी शक्तियाँ। तो दूसरा विधायी शक्तियाँ। पहला इसमें पॉइंट लिखेंगे राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग है। राष्ट्रपति जो है संसद का अभिन्न अंग होता है। अगला पॉइंट यह है राष्ट्रपति विधेयक पर हस्ताक्षर करते हैं। अगर ये हस्ताक्षर नहीं करेंगे तो वह जो है कानून नहीं बनेगा। तो ठीक है, हस्ताक्षर अगर नहीं करते हैं किसी विधेयक पर तो वो जो है कानून जो है वह विधेयक जो है नहीं बन सकता है, कानून नहीं बन सकता। राष्ट्रपति जो है संसद के सत्र को बुलाता है, यानी आहूत करना। इसके बाद अगला पॉइंट राष्ट्रपति संसद के सत्र का सत्रावसान करता है। ये हो गया। अगला पॉइंट लोकसभा को भंग करता है। दूसरा पॉइंट राष्ट्रपति अध्यादेश पास कर सकता है जब दोस्तों जब जो है संसद सत्र में ना हो, लेकिन जब संसद सत्र में आएगी तो 6 सप्ताह के भीतर पास करेगी। ठीक है। तो ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट तो है दोस्तों। तो राष्ट्रपति अध्यादेश पर पास कर सकता है जब संसद सत्र में ना हो। ठीक है। लेकिन जब संसद सत्र में आएगी तो 6 सप्ताह के भीतर जो है इसको पास करेगी, तभी ये जो है वैलिड होगा। ठीक है। और जब मतलब संसद सत्र में ना हो तो यह अध्यादेश पास कर सकते हैं। तो ये 2 हो गया विधायी शक्ति और कार्यकारी शक्ति। अगला क्या है न्यायिक शक्तियाँ। तो अगला है न्यायिक शक्तियाँ। तो इसमें होगा दोस्तों उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के
न्यायाधीश को नियुक्त करते हैं, यानी अपॉइंट करते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट, राष्ट्रपति क्षमादान याचिका पर विचार करते हैं। राष्ट्रपति जो है दोस्तों किसी को क्षमा भी कर सकते हैं, तो क्षमादान याचिका पर विचार करते हैं। अगर यदि किसी ने क्षमादान की याचिका की है तो उन पर जो है विचार कर सकते हैं। उसके बाद मृत्युदंड प्लस कोर्ट मार्शल। तो कोर्ट मार्शल जो है सेनाओं के लिए है दोस्तों, तो मृत्युदंड प्लस कोर्ट मार्शल केवल राष्ट्रपति खारिज कर सकते हैं। दूसरा जो है कोई नहीं कर सकता। तो मृत्युदंड और कोर्ट मार्शल को खारिज कर सकते हैं, और उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को नियुक्त करते हैं। ये हो गया न्यायिक शक्तियाँ। ठीक है, अब हम देखते हैं वित्तीय शक्तियाँ। तो अगला हम देते हैं हेडिंग वित्तीय शक्तियाँ। तो इसमें लिखेंगे संसद में धन विधेयक या वित्त विधेयक राष्ट्रपति के अध्यादेश पर पेश होता है। ठीक है, संसद में धन विधेयक या वित्त विधेयक जो है राष्ट्रपति के अध्यादेश पर पेश होता है। बजट संसद में राष्ट्रपति के अध्यादेश पर पेश होता है। बजट जो है संसद में राष्ट्रपति के अध्यादेश पर पेश होता है। के बाद वित्तीय आयोग के चेयरमैन वित्तीय आयोग के एक चेयरमैन प्लस 4 मेंबर को अपॉइंट करते हैं। तो वित्तीय आयोग के एक चेयरमैन और 4 जो है मेंबर को अपॉइंट करते हैं। अब हम देखते हैं अगला, तो कूटनीतिक शक्तियां देखते हैं। कूटनीतिक शक्तियां राष्ट्रपति जो है विदेशों से हाई कमिश्नर या राजदूत को रिसीव करते हैं, यानी उनको लेने नहीं जाते हैं दोस्तों। उनका जो जब वो यहाँ आते हैं राजदूत बन के, तो उनकी जो फाइल है उनको चेक करते हैं और रिसीव करते हैं। ठीक है, वही मान लीजिए कि अपॉइंट करते हैं। उसके बाद भारत के उच्च न्यायालय या राजदूत जो अन्य देश में नियुक्त किए जाते हैं,
नियुक्त किए जाते हैं वे राष्ट्रपति द्वारा किए जाते हैं। ठीक है, तो भारत के उच्च न्यायालय या राजदूत जो अन्य देश में नियुक्त किए जाते हैं तो वे जो है राष्ट्रपति द्वारा ही नियुक्त होते हैं। उसके बाद अगला पॉइंट इसमें है अन्य देशों के साथ राष्ट्रपति समझौते पर हस्ताक्षर करता है। ठीक है, ये हो गया कूटनीतिक शक्तियाँ। तो आपातकालीन शक्तियाँ दोस्तों इमरजेंसी जो चैप्टर है उसमें हम आपको बता दिए हैं। तो एक बच गया सैन्य शक्तियाँ। तो इमरजेंसी वाला यानी आपातकालीन शक्तियाँ वीडियो जो है आपके लिए ऑलरेडी अपलोड कर दी गई है। ठीक है, तो आप उसको एक बार बढ़िया से देख लीजिएगा। अगला हम देखते हैं सैन्य शक्तियाँ। ठीक है, तो राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का प्रमुख होता है। ठीक है, तो कौन कौन? वायुसेना, थल सेना, जल सेना, इन तीनों का प्रमुख होता है। उसके बाद राष्ट्रपति तीनों सेनाओं के प्रमुखों की नियुक्ति करता है। दोस्तों हम जो ऊपर में लिखे कि तीनों सेनाओं का प्रमुख होता है तो इसको भी हम आपको अच्छे से डिक्लेयर कर देते हैं। तो ये जो है इसको हम मिटाते हैं और यहाँ हम लिखते हैं सेनाओं का जो है क्या होता है। तो ये जो है दोस्तों सर्वोच्च सेनापति होते हैं। ठीक है, तो सर्वोच्च सेनापति। ठीक है, तो इसको हम जो दोस्तों सुप्रीम कमांडर जो है उनको कह सकते हैं। तो सर्वोच्च सेनापति जो है तीनों से जो है सेनाओं के सर्वोच्च सेनापति होते हैं। तो थैंक यू सो मच दोस्तों, वीडियो यहीं हम समाप्त करते हैं। तो आपको वीडियो कैसी लगी? वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हमें कमेंट करके बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगी है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं दोस्तों। जैसा कि आप जानते हैं 10 बजे डेली जो है आपको इस चैनल पर वीडियो जो है मिल जाएगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपका एक सब्सक्राइब हमें मोटिवेट करेगा दोस्तों और आगे बढ़ने में सहायता होगी। तो आज हमारा जो है राष्ट्रपति का टॉपिक समाप्त हुआ। तो अगले वीडियो में हम अगले टॉपिक के साथ आते हैं। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू सो मच।